एबीपी गंगा आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ गुंजन। शाम के 5 बज चुके हैं, वक्त है बड़ी खबर का। बड़ी खबरें भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले फटाफट अंदाज में 2 मिनट में 10 खबरें। ग्रेटर नोएडा में स्ट्रीट शीटर बदमाश ने जुमे की नमाज के बाद मस्जिद के बाहर की नोटों की बारिश। दादरी थाने का है स्ट्रीट शीटर शाहिद। तो तमाम बड़ी खबरें आपको बता दें, महोबा फैमिली कोर्ट के बाबू का घूस मांगते हुए भी एक वीडियो वायरल हुआ है। ये तमाम खबरें हम आपको बताएंगे, लेकिन अब बात बड़ी खबर की कर लेते हैं। बड़ी खबर हमें मिल रही है, लखनऊ पहुंची है एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू। बड़ी जानकारी आपको दे दें, सीएम योगी आदित्यनाथ सहित कई भाजपा नेताओं ने उनका स्वागत किया है। लखनऊ एयरपोर्ट पर द्रौपदी मुर्मू का भव्य स्वागत हुआ है। राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन मांगने के लिए लखनऊ द्रौपदी मुर्मू पहुंची है। लोक भवन में भाजपा सांसदों और विधायकों के साथ महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। आपको बता दें, 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव होना है, जिसके लिए एनडीए की उम्मीदवार लखनऊ एयरपोर्ट पर जब पहुंची, उनका स्वागत हुआ। लखनऊ वो पहुंची है। स्वागत के दौरान की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां उनके स्वागत के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद रहे। इसके साथ ही आपको बता दें, कई भाजपा नेता भी मौजूद रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ कई भाजपा नेताओं ने उनका स्वागत भी किया है। लखनऊ एयरपोर्ट की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जब स्वागत सत्कार किया गया है। और लखनऊ लोक भवन से हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ अनुभव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुभव, महत्वपूर्ण बैठक होनी है, क्या बैठक शुरू हो चुकी है और क्या बैठक को लेकर कोई अपडेट है आपके पास? देखिए, एनडीए की कैंडिडेट हैं प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए द्रौपदी मुर्मू, और जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो वो थोड़ा अलग तरह का है, प्रेफरेंशियल वोटिंग होती है। और जो कैंडिडेट होते हैं वो सभी राज्यों में जाते हैं, जहां अगर हम कहें हर जगह जाते हैं, सभी राज्यों में जाएंगे और सभी पार्टियों से वो अपने लिए संपर्क करते हैं और कहीं ना कहीं अपने लिए समर्थन मांगते हैं। तो कल हमने देखा इसी लखनऊ में जो विपक्ष के कैंडिडेट हैं यशवंत सिन्हा, वो पहुंचे थे, उन्होंने अपने लिए वोट मांगा, वोट अपील की। और आज द्रौपदी मुर्मू जो एनडीए की कैंडिडेट हैं वो पहुंची हैं। मुख्यमंत्री खुद गए थे उनकी अगवानी करने के लिए। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद थे, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद थे, पार्टी के कुछ पदाधिकारी मौजूद थे और यहाँ लोक भवन में ये बैठक रखी गई है। और देखिए, जो पार्टी के बीजेपी के विधायक हैं, देखिए केवल बीजेपी के विधायक नहीं, एनडीए के यानी अपना दल के भी विधायक और निषाद पार्टी के विधायक सभी लोग आएंगे। और यहाँ आप देखिए सारे जो क्षेत्र हैं, क्योंकि बीजेपी ने अपने पूरे संगठन को 6 क्षेत्रों में बांटा है, गोरखपुर, काशी, अवध, कानपुर, बुंदेलखंड, ब्रज पश्चिम, तो यहाँ पर बैठे हुए हैं अलग अलग क्षेत्र के लिए। और वो कहीं ना कहीं एक तरीके से अटेंडेंस लगा रहे हैं कि कौन कौन आया, कौन कौन नहीं आया। जो भी यहाँ आ रहा है वो पहले यहाँ बता रहा है कि भाई मैं इस क्षेत्र से हूँ, मेरा ये नाम है विधायक, और वो फिर उसको अंदर एंट्री दी जा रही है। पर ये भी महत्वपूर्ण है कि हमने कुछ विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनको भी देखा कि उनको भी बुलाया गया है। राष्ट्रपति चुनाव में चूँकि विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो वोट डालते नहीं हैं, तो हमने उनसे पूछा कि भाई आप लोग आए हैं, आप लोग को तो वोट डालना नहीं है। उनका ये कहना है कि हम चूँकि पार्टी के पदाधिकारी हैं, इस वजह से हमको बुलाया गया है। कुछ पार्टी के भी पदाधिकारी दिख रहे हैं, वो भी इस बैठक में बुलाए गए हैं। उस पर भी कोई रणनीति बीजेपी की होगी, एनडीए की, कि किस तरीके से चीज़ें करनी है या कैसे इस राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग करानी है। क्योंकि यहाँ पर प्रेफरेंशियल वोटिंग होती है और बीजेपी की अगर बात करें तो 255 अपने विधायक, उसमें बहुत सारे पहली बार जीत कर आए हैं, तो उनको भी ये बताना होगा कि कैसे वोट डाले जाते हैं। पर ये आज की बैठक महत्वपूर्ण है। थोड़ी देर में ये बैठक यहीं जो हॉल है यहीं शुरू होगी और मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे, दोनों उप मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे, इसके अलावा महामंत्री संगठन सुनील बंसल भी मौजूद रहेंगे, पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान में हैं वो भी मौजूद रहेंगे, सारे जो मंत्री हैं वो आ रहे हैं, विधायक तो बुलाए गए हैं, जो लोकसभा के सांसद हैं वो भी आ रहे हैं। धीरे धीरे सबका यहाँ पहुँचना शुरू हो गया। देखिए, बीजेपी हर एक चीज़ के लिए स्ट्रेटजी बनाती है, रणनीति बनाती है, और चूंकि कैंडिडेट हैं द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए, तो उसके लिए पूरी रणनीति तैयार है। और आप देखिए, अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के जो विधायक हैं उनके वोट की वैल्यू सबसे ज़्यादा है पूरे देश में, 208 उनके एक वोट की वैल्यू है, एक विधायक के वोट की। और अगर सांसदों की बात करें लोकसभा और राज्यसभा के, तो उत्तर प्रदेश के राज्यसभा लोकसभा सांसदों के वोट की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, वो 700 है। तो इस तरीके से आप देखिए तो एक तकरीबन 50-52 हज़ार के आसपास तो बीजेपी का अपना जो विधायकों और सांसदों का है वोट बैंक है, उस हिसाब से हो जा रहा है, जो वोट का वेटेज है उससे ही मिल जा रहा है। तो आज की ये बैठक महत्वपूर्ण है। फिर ये बैठक चलेगी तकरीबन 40 मिनट तक यहाँ चलेगी। फिर उसके बाद आज डिनर रखा गया है, द्रौपदी मुर्मू रहेंगी, मुख्यमंत्री आवास पर सारे लोगों को वहाँ बुलाया गया है। तो बीजेपी की अपनी रणनीति है, स्ट्रेटजी है, किस तरीके से चुनाव में वोटिंग होनी है, किस तरीके से वोट डाले जाएंगे, क्या रणनीति रहेगी,
सारी बिल्कुल, बिल्कुल। क्या चीजों पर हम स्ट्रैटेजी कहें तो आज रहेगी, अभी थोड़ी कैसे देर में वोटिंग चर्चा की यही जाएगी। और एक महत्वपूर्ण बात आपने कही, इस बैठक में तमाम लोग तो पहुंच ही रहे हैं, भाजपा के तमाम लोग हैं, एनडीए के तमाम लोग हैं, विधायक भी हैं, सांसद भी हैं और विधान परिषद के लोग भी हैं। 40 मिनट तक ये बैठक चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुभव, नजर आप बनाकर रखिए, आगे आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी की आज लखनऊ में प्रदेश पदाधिकारियों की, जिला अध्यक्षों की, जिला प्रभारियों की अलग अलग बैठकें हुई हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, प्रभारियों की और अलग मोर्चे के अध्यक्ष की जो बैठक हुई उसमें योगी आदित्यनाथ ने यह साफ तौर पर कह दिया कि अल्पसंख्यक मोर्चा का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि अब वो 28,000 बूथ जहां भाजपा नहीं जीती वहां अल्पसंख्यक मोर्चा को 3 तलाक पीड़ित महिलाओं के बीच जाना है और साथ ही साथ जो लाभार्थी हैं अल्पसंख्यक समाज से उनके बीच में जाना है और पार्टी ने उनके लिए क्या काम किया है, सरकार ने क्या लाभ दिया है, इन सारी चीजों को बताना है। यानी कि अब बीजेपी का फोकस अल्पसंख्यक समाज पर है जो सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। और इसी को लेकर पिछले दिनों एक बड़ी बैठक भी हुई है और मुख्यमंत्री ने इस बात को साफ कर दिया है कि जहां पर पहले हार हुई है उन बूथों को किस तरीके से मजबूत किया जाए, इस पर इस बार खास फोकस भारतीय जनता पार्टी का रहेगा। संगठन की चर्चा जो अपने भाग्यनगर तेलंगाना में जो अपने प्रस्ताव पास हुए थे, केंद्र सरकार की राजनीतिक प्रस्ताव, आर्थिक प्रस्ताव और जो 8 साल की आदरणीय मोदी जी का जो सपना था और आदरणीय मोदी जी का जो सोच बदली है समाज की, एक विकास की लहर हुई है और गरीब तक वह विकास पहुंचा है, सभी योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है ईमानदारी के साथ। हमारे साथ में इस समय पार्टी के प्रदेश महामंत्री और कैबिनेट और योगी सरकार में मंत्री जेपीएस राठौर जी हैं, उनसे बात करेंगे। ये बताइएगा, बतौर महामंत्री आज तो पूछेंगे आपके संगठन में, ये बताइए कि आज की जो बैठक रही किस तरह से 24 का चुनाव जीतेंगे। ऐसा है कि आज की जो बैठक हुई है उसमें हमें सभी हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी रहे हैं और सामान्यतः जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जब बैठक होती है तो उसके बाद एक प्रदेश की बैठक करते हैं। तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जिन विषयों की चर्चा होती है, जो कार्यक्रम तय होते हैं, उनको हम पार्टी के कार्यकर्ताओं को बताकर नीचे तक कैसे ले जाना है उस पर चर्चा हुई है। और जहाँ तक 2024 की जो बात कर रहे हैं उसको लेकर एक पार्टी ने योजना बनाई है जो 80 में से 14 लोकसभा सीट हमारे पास नहीं है, उनके लिए एक विशेष योजना बनाई है। केंद्र सरकार के कई मंत्री उस कार्यक्रम में अभियान में लगे हैं, उनका प्रवास उन लोकसभा क्षेत्रों में होगा। साथ ही साथ बूथ सशक्तिकरण अभियान पूरे प्रदेश में चल रहा है, जो कमज़ोर बूथ हैं उनको मजबूत करने का काम चल रहा है और इसी प्रकार से हर घर तिरंगा और कई एक कार्यक्रम अभियान आगे आने वाले समय में चलेंगे। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर चल रही मैराथन बैठक खत्म हो चुकी है। मिशन 2024 को लेकर यहाँ पर मंथन हुआ। हमारे साथ में इस समय कन्नौज से भाजपा सांसद सुब्रत पाठक जी हैं। सांसद जी बताएं, क्या रहा मिशन 24 को लेकर जिस तरह से मैराथन चली आज? नहीं, देखिए, आज की बैठक में जो हमारे आगामी कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के उन पर चर्चा हुई है और प्लस जो भी राजनीतिक प्रस्ताव हमारे पास हुए हैं राष्ट्रीय कार्य समिति में, उस पर चर्चा हुई है। सर, अगर बात करें बूथ को लेके, आप लोगों ने कुछ कैटेगरी बनाई, A, B, C, D, इन सब को लेकर जो वर्क होना है उस पर किस तरह से आगे काम? देखो, 2014 के पहले अगर आप बात करो तो हमारे बूथों पर ही हमारी मजबूती नहीं थी और बहुत से बूथ ऐसे थे उत्तर प्रदेश में जिनमें हमारी उपस्थिति नहीं थी। कुल मिलाकर लेकिन जिस प्रकार से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद में जो लोगों का जो भरोसा भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ा, हमारी धीरे धीरे हर बूथ पर हमारी उपस्थिति हुई। आगे बढ़ते हैं, बात अगली बड़ी खबर की। मेरठ में फिर प्रशासन का बुलडोजर गरजा है। सरकारी जमीन पर बनाए गए अवैध मकानों को ढहाया गया। अवैध मकानों पर नगर निगम की बड़ी कार्रवाई। मेरठ के मलियाना इलाके में यह अभियान चल रहा है। देखिए, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मेरठ के मलियाना इलाके में यह अभियान चल रहा है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक बार फिर से मेरठ में प्रशासन का बुलडोजर गरजा है। अवैध निर्माणों के खिलाफ अब नगर निगम ने भी बड़ा अभियान छेड़ दिया है और उस अभियान की जो शुरुआत है वो मलियाना इलाके से की गई है। तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो बुलडोजर है
वो यहाँ गरजता हुआ नजर आ रहा है। 6 से ज़्यादा जो मकान हैं अवैध रूप से कब्जा करके जो बनाए गए थे वो मकान यहाँ पर ढा दिए गए हैं और जो नगर निगम की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर लगातार जारी है। आप देखिए कि किस तरीके से जो बुलडोजर है वो यहाँ पर इन अवैध निर्माणों पर गरज रहा है, इन अवैध निर्माणों को यहाँ पर ढाया जा रहा है और पूरी कोशिश की जा रही है कि चाहे जैसे भी हो आज इस जमीन को, जो सरकारी जमीन है, उसे अवैध कब्जे से यहाँ पर मुक्त करा लिया जाए। दरअसल नगर आयुक्त अमित पाल शर्मा ने निर्देश दिए हैं कि अब तक जो नगर निगम की टीमें हैं वो छोटे मोटे कहीं अवैध खोके हटा दिए या कुछ और हटा दिए, इस तरीके से कार्रवाई करती थी, लेकिन जो बड़े अवैध निर्माण है या जो बड़े अवैध निर्माण करता है हमेशा उन पर कहीं ना कहीं नगर निगम के अफसरों की रहमत रहती थी और उन पर कार्रवाई करने से बच जाते थे। लेकिन आज देखिए कि जो नगर निगम की टीम है आज वो यहाँ पर जो बड़ा एक्शन है वो यहाँ पर लेती हुई नजर आ रही है। एक बार मैं अपने कैमरामैन सत्येंद्र से कहूँगा जरा दिखाएं कि देखिए यहाँ जो लोग हैं वो हंगामा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, लेकिन जो नगर निगम की टीम है, यहाँ प्रवर्तन दल की टीम है और जो आसपास के थाने से जो फोर्स बुलाई गई है, देखिए कि लोगों को यहाँ से जो हटाने का काम है वो यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है प्रयागराज हिंसा से जुड़ी हुई एआईएमआईएम के जिला अध्यक्ष शाह आलम की जमानत अर्जी खारिज हो गई है। आरोपी उमर खालिद की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज हुई है। हिंसा के बाद खुलदाबाद थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, 10 जून को हुई थी प्रयागराज हिंसा, जहां पर एआईएमआईएम के जिला अध्यक्ष शाह आलम की जमानत अर्जी खारिज हो गई है। मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मोइन, पूरी जानकारी दें। देखिए, प्रयागराज में 10 जून को जुमे की नमाज के बाद जो हिंसा हुई थी उसमें शाह आलम और उमर खालिद के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई थी। पुलिस का कहना है कि इन दोनों लोगों ने सोशल मीडिया पर मैसेज डालकर लोगों की भीड़ इकट्ठा की थी और उस भीड़ को हिंसा के लिए उकसाया था। इन दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी था। दोनों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम था और वारंट जारी होने के बावजूद ना तो इनकी गिरफ्तारी हो पाई और ना ही इन्होंने कोर्ट में सरेंडर किया। उसके बाद इन दोनों आरोपियों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए जिला अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की, लेकिन अग्रिम जमानत की अर्जी पर कई बार सुनवाई टली। आज इस मामले में सुनवाई हुई, लेकिन इन्हें अदालत से कोई राहत नहीं मिली। अदालत ने इनकी अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी और जो सरकारी पक्ष था उसने जमानत अर्जी का विरोध किया और उसी की दलील की वजह से अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज की गई। तो अब इन आरोपियों के पास हाई कोर्ट जाने का रास्ता बचा हुआ है। अब देखना ये होगा कि ये कोर्ट में सरेंडर करते हैं या गिरफ्तारी से बचने के लिए हाई कोर्ट जाकर वहां अपील करते हैं। ठीक है मोइन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको प्रयागराज हिंसा से जुड़ी हुई बता दें। 10 जून को जहां प्रयागराज में हिंसा हुई थी, शाह आलम की ओर से एक जमानत याचिका लगाई गई थी और उस जमानत अर्जी को कोर्ट की ओर से खारिज कर दिया गया है। वहीं बागपत के बिनौली ब्लॉक के सूजती गांव में अग्निवीर योजना के तहत वायुसेना में भर्ती होने के लिए जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के बदले ग्राम पंचायत सचिव निशांत चौधरी ने एक युवक से 20,000 रुपए की घूस ले ली। युवक ने रिश्वत देते समय का वीडियो बनवा लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। सचिव की एक वीडियो पहले भी रिश्वत लेकर काम करने की शिकायत कर चुका है। मेरे पे जी सेक्रेटरी ने पैसे लिए 20,000 रुपये जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए। मुझे जन्म प्रमाण पत्र की ज़रूरत है जी, मुझे फॉर्म भरना एयरफोर्स में जी, उस वजह से उन्होंने 20,000 रुपये लिए मेरे से। वीडियो वायरल हुआ है, उसमें प्रथम दृष्टया एक ग्राम पंचायत अधिकारी निशांत चौधरी नज़र आ रहे हैं। तो उस वीडियो की जाँच कराई जा रही है और उस जाँच के आधार पर ही संबंधित सचिव अगर दोषी पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ते उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली के बकाया उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए एक मुश्त समाधान योजना निकाली है, जिसे बिजली बिल बकायेदारों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा था। लेकिन इस योजना को गाजियाबाद के बकायेदार गंभीरता से नहीं ले रहे। आलम यह है कि 2,14,000 बकायेदारों में से अब तक केवल 65,000 उपभोक्ताओं ने ही लाभ उठाया है। इस योजना में घरेलू, कमर्शियल और किसानों को ट्यूबवेल के उपभोक्ताओं को बकाया पर 100% ब्याज की छूट दी जा रही है। लेकिन बिजली विभाग 222 करोड़ में से केवल 49 करोड़ ही जमा करा पाया है। अब इसे गाजियाबाद के बिजली प्रशासन की लापरवाही कहें या उपभोक्ताओं में जागरूकता की कमी, लेकिन फिलहाल गाजियाबाद में ये योजना परवान चढ़ती हुई नजर नहीं आ रही है। सरकार की एक मुश्त योजना अगर बात की जाए गाजियाबाद में, तो गाजियाबाद में हमारे साथ बात करने के लिए चीफ इंजीनियर हैं। सर,
विद्युत निगम की जो एक मुश्त योजना है वो गाजियाबाद में कितनी परवान चढ़ सकी है? ये इसमें 2,14,038 हमारा टारगेट था, उसमें से केवल 65,739 लोगों ने लाभ लिया है। इसमें हमारा जो टारगेट था 227 करोड़ का, उसमें से केवल जो जिन लोगों पर ये रेवेन्यू आया है हमारा, ये केवल 49 करोड़ आया है। जो 65,739 लोगों ने लाभ लिया है उससे 49.22 करोड़ आया है केवल। योजना को कोई 15 जुलाई के बाद आगे बढ़ने की कोई संभावना है? माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने एकदम साफ शब्दों में कह दिया है कि योजना 15 जुलाई के बाद नहीं बढ़ेगी किसी भी कीमत पर। जितने भी उपभोक्ता हैं जो भी लाभ लेना चाहते हैं वो निश्चित रूप से लाभ ले लें, इसके बाद फिर योजना नहीं बढ़ाई जाएगी। और इसलिए ये बड़ा गोल्डन चांस है पूरी पब्लिक के लिए कि अपना वो इसका लाभ ले लें, अदरवाइज तो फिर जो भी ये वो होगा फिर वो जो लाभ है उससे वंचित हो जाएंगे। वो जितना भी माफ़ी हो रही है वो माफ़ी नहीं मिलेगी, उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा, वंचित हो जाएंगे उससे लोग। गाजियाबाद से कैमरामैन सचिन कुमार के साथ एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। प्रदेश के बलिया में एक प्राथमिक स्कूल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। हुआ यूं कि कक्षा 1 में पढ़ने वाला एक छात्र क्लासरूम में ही सो गया, जिसके बाद स्कूल स्टाफ ने बिना देखे ही बच्चे को क्लासरूम में ही बंद कर दिया। ताला लगाकर वो घर चले गए। छात्र के घर पर तब हंगामा मच गया जब बच्चा काफी देर तक घर नहीं पहुंचा। बच्चे के घर वालों ने उसकी खोजबीन शुरू की और खोजते खोजते स्कूल पहुंच गए। पड़ताल के दौरान उन्हें क्लासरूम में झांक कर देखा तो बेंच पर बच्चे का पैर दिखाई दिया, जिसके बाद परिजनों ने क्लासरूम के दरवाजे पर लगा ताला तोड़ा और बच्चे को बाहर निकाला, जिसका वीडियो भी बनाया जो कि तुरंत ही वायरल हो गया। वायरल वीडियो बलिया के प्राथमिक विद्यालय सुखपरा नंबर 1 का बताया जा रहा है। ऐसे वो बच्चा सो गया था ब्रेंच के अंदर सो गया था, नहीं दिखाई दिया और हम लोग ताला बंद करके 1:30 बजे हम लोग यहाँ से गए। 12:30 बजे बच्चों को छुट्टी करते हैं हम लोग और 1 घंटा रहते हैं, फिर 1:30 बजे जाते हैं। तो वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने इस पूरे मामले पर एक्शन लिया है। बलिया के प्राथमिक स्कूल में ये बड़ी लापरवाही सामने आई है। तो एक छोटा बच्चा जो कि फर्स्ट क्लास में पढ़ता था बेंच के नीचे सो गया, टीचर्स का ध्यान नहीं गया और उसके बाद उस बच्चे को बंद करके ही सभी टीचर्स स्कूल से चले गए। खोजबीन तब हुई जब परिवार वाले चिंतित हुए और स्कूल पहुंचे, ताला तोड़कर बच्चे को बाहर निकाला गया। आगे बढ़ते हैं सहारनपुर से खबर, जहां शिवालिक पर्वतों पर हुई बारिश से मां शाकुंभरी देवी के रास्ते पर बरसाती नदियां उफान पर हैं। श्रद्धालु माता के दरबार में नहीं पहुंच पा रहे, दर्शन नहीं कर पा रहे। देखिए तस्वीरें भी हम आपको सहारनपुर से दिखा रहे हैं। पहाड़ों पर तेज बारिश हुई है जिसकी वजह से नदियां उफान पर हैं। जो श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, रास्ते पे बरसात होने की वजह से वो श्रद्धालु नहीं पहुंच पा रहे हैं दर्शन करने के लिए। बारिश की वजह से मां शाकुंभरी देवी के रास्ते पर बरसाती नदियां उफान पर आ गई हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है जिसकी वजह से जो श्रद्धालु दर्शन करने के लिए सहारनपुर पहुंचते हैं उन श्रद्धालुओं को परेशानी उठानी पड़ रही है और श्रद्धालु माता के दरबार तक पहुंच भी नहीं पा रहे हैं। पहाड़ों पर बारिश हुई है और ये बारिश लोगों के लिए आफत की बारिश बनती जा रही है क्योंकि नदियां उफान पर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला में भूस्खलन हुआ है। टनकपुर तवाघाट नेशनल हाईवे पर भूस्खलन की तस्वीरें सामने आई हैं। एसएसबी कैंप नया बस्ती के पास पहाड़ी से भूस्खलन हो रहा है। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। भूस्खलन की वजह से सड़कें बंद हैं। भूस्खलन होने के कारण जो आने जाने वाले लोग हैं उनको परेशानी हो रही है क्योंकि सड़क मार्ग पूरी तरीके से बाधित हो चुका है। सड़क पर मलबा गिर चुका है और उसे हटाने में कुछ समय लग रहा है जिसकी वजह से कई सारे मार्ग बंद भी हो चुके हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं धारचूला की तस्वीर है जहां भूस्खलन की वजह से सड़कें बंद हो गई हैं और राहगीरों को परेशानी उठानी पड़ रही है। टनकपुर तवाघाट नेशनल हाईवे की ये तस्वीरें जहां पर भूस्खलन हुआ है। पास में मौजूद लोगों की ओर से ही ये वीडियो बनाया गया है लेकिन इस भूस्खलन से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां जो रास्ते हैं किस तरीके से बाधित हुए होंगे और लोगों को कितनी परेशानी हो रही होगी।
और इन तमाम खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।